नमस्कार, मैं हूं निशा। आपका बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में हैं और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर इन चीफ श्रेया श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ ज्ञानेश जी लखनऊ ब्यूरो से इस वक्त उपस्थित और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और जानेंगे तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करेंगे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जानेंगे कि ऐसी कौन सी खबरें जो आज प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुई हैं और लगातार हेडलाइंस बनी हुई हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से खालिस्तानियों पर कार्रवाई की है उसे लेकर आज अखबार में प्रकाशित किया गया है, उसे प्रमुखता से स्थान दिया गया है। मूल बात यह है कि जो खालिस्तानी है ये कनाडा और अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। बिल्कुल जी। यही देखते हुए जो है अमेरिका के सारे जांच एजेंसियों ने ये फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार से खालिस्तानियों को कोई मदद नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 जो प्रमुख खालिस्तानी नेता है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तैयार की है। एजेंसियों ने इसलिए रुख बदला है क्योंकि दिन पर दिन भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो सुधारता जा रहा है और ऐसे स्थिति में जो खालिस्तानी है यही दोनों के बीच की जो रिश्ता है उस पर खटास डाल रहे हैं। बिल्कुल। इसे ये कहा जा सकता है कि खालिस्तानी संगठन की जो फंडिंग है उसे भी ट्रैक कर उन पर भी कार्रवाई की जा रही है कि उनको फंडिंग कौन कौन कर रहे हैं। जो FBI है उन्होंने भी भारत से खालिस्तानी अपराधियों का बायोमेट्रिक डाटा मांगा है। इसका सीधा मतलब यही है कि वो केवल गंभीरता से लेने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ बड़े स्तर पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमास और इजराइल की लड़ाई है वो अभी भी चरम पर है और इस लड़ाई ने पूरी दुनिया की नजर उस ओर खींचा है, क्योंकि जिस प्रकार से लड़ाई करते करते ईरान भी इजराइल के खिलाफ लड़ने लगे हैं और स्थिति ये हो गई है कि जब भी कभी मौका मिलता है तो एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें रख देते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए UN ने जो एक मीटिंग बुलाई है, मीटिंग बुलाकर ये तय किया गया है कि इन जो लड़ाई है जिसमें रूस और यूक्रेन भी शामिल है, इस लड़ाई के बीच में मध्यस्थता की जाए और लड़ाई को विराम देने के लिए कोशिश की जाए। लेकिन इधर इजराइल का कहना पड़ा कि पहले जो हमारे जो लोग हैं बंधक बनाए गए उनको छोड़ा जाए, उसके बाद ही कोई किसी प्रकार की कोई बात होगी, अन्यथा हम किसी भी प्रकार से युद्ध विराम के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर अमेरिका ने भी समझाया कि युद्ध करना कोई ठीक ये नहीं है, वहाँ बड़े पैमाने पे बच्चे मारे जा रहे हैं और जो भूखमरी की स्थिति है उसे देखते हुए युद्ध विराम मानवता के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल इसको अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एक ही शर्त है कि हमारे जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जो वहाँ पर युद्धबंदी है, उनको पहले छोड़ा जाए, उसके बाद सारी बात होगी। इसी प्रकार से यूक्रेन और जो रूस है उनके लड़ाई में भी जो है UN ने हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो भी खाली हाथी उन्हें लौटना पड़ा। जी निशा। जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे और हमारे एडिटर सूरज जी के पास, क्योंकि आज आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। जो दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान वहां पे हिंसा हुई थी, जिस कारण से वोटिंग निरस्त हो गई थी। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस खबर की आपने जिक्र किया है कि मणिपुर आउटर के कुछ पोलिंग बूथ पर आज मतदान होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मणिपुर आउटर एकमात्र सीट ऐसी रही है जिस सीट पर 2 चरणों में मतदान किया गया है। प्रथम चरण में भी वहाँ कुछ देखा गया था कि इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी। दूसरे चरण के मतदान में भी कुछ छोटी चिंता की घटनाएं वहाँ पर हुई थी, जिसके कारण उन पोलिंग बूथों पर मतदान रद्द करके दोबारा मतदान किया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें चुनावी समर में आज बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। सबसे पहली यदि मैं बात करूं कि
राष्ट्रीय स्तर पर, तो अब राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ बयानबाजी हुई है कि यदि 400 पार भारतीय जनता पार्टी के आ गई है, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, तो वह संविधान में आमूल परिवर्तन करके आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के विरोध में है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष बौखला गया है और अपनी बौखलाहट में वह झूठ का प्रचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि आरक्षण को खत्म करने की बात है तो खुद बाबा साहब भी यदि आ जाए तो आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं, फिर मोदी की या भाजपा की क्या बिसात है, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरी तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण के मतदान के पहले तमाम राष्ट्रीय नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, क्योंकि तीसरे चरण के लिए जहां हम बात करें कि जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके हैं और अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज भिंड आ रहे हैं और भिंड लोकसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि 2 मई को मुरैना में प्रियंका की सभा होनी है और वहीं 6 मई को झाबुआ में राहुल गांधी की सभा भी होनी है। और कल एक सियासी घटनाक्रम रहा है मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, जिसकी चर्चा पूरे देश में रही है और वह घटनाक्रम रहा है इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम का धमाका। बिल्कुल, हाँ, इसे बम का धमाका ही कहा जाएगा, क्योंकि यह जो घटनाक्रम हुआ है कि वो लगातार कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे थे और अचानक से वो जाकर के अपना नामांकन वापस ले लेते हैं और नामांकन वापस लेने के बाद में कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में यदि हम देखें तो जहां एक तरफ बात आ रही है कि उनके ऊपर एक पुराना प्रकरण दर्ज था, 17 साल पुराना एक मामला दर्ज था, जिस पर न्यायालय ने धाराएं बढ़ा दी थी। उसको लेकर के कांग्रेस आक्रामक है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बना करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि देखें तो खुद यदि जो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अक्षय बम को टिकट तो मिल गया, हालांकि वहां उस सीट पर कांग्रेस के टिकट के और भी दावेदार थे, लेकिन अक्षय बम को टिकट मिल जाने के बाद वहां के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उनका पूरा समर्थन और सहयोग अक्षय बम को नहीं मिल रहा था और न ही केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभाओं के लिए भी वहां स्वीकृति नहीं मिली, समय नहीं मिला था। इसलिए अक्षय बम अपने आप को अकेला और महसूस कर रहे थे और साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इस चीज को महसूस किया वहां पर कि जो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं वो उनके प्रचार में उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अक्षय बम ने यह जो कदम उठाया है यह सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें कांग्रेस के ही नेताओं का सहयोग नहीं मिला था और कार्यकर्ता जो हैं वो घर बैठ गए थे, बिल्कुल कदम उठाया। दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि क्योंकि दूसरे प्रत्याशी के रूप में जो नामांकन भरा गया था मोती सिंह पटेल का, तो उनकी उम्मीदवारी पहले ही खारिज हो चुकी थी। अब इंदौर के सियासी समीकरण में देखा जा रहा है, हालांकि नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख थी उस समय तक 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इसके बाद में कितने प्रत्याशी बचेंगे, क्योंकि अब नामांकन वापस नहीं लिया जाएगा, स्क्रूटनी में देखा जाएगा कि यदि किसी का फॉर्म निरस्त होता है तो कितने प्रत्याशी बचेंगे। कल इंदौर के सियासी घटनाक्रम में एक और बात चर्चा में रही है जी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था उनका ये कहना था कि उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, लेकिन जो नामांकन वापस लेने वालों की सूची में है वो उनका नाम शामिल था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह प्रत्याशी जो है वो सेना से संबंधित रखते हैं और उनको चुनाव न लड़ने देने को लेकर भी तमाम चीजें रही कि क्या इनको चुनाव नहीं लड़ने देना है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी कल वहां किया गया है। तो ये तमाम घटनाक्रम के बाद अब इंदौर लोकसभा सीट पर जो सियासी समीकरण है वो देखे जाकर पहले कहा जा रहा था कि यदि और कोई प्रत्याशी नहीं होंगे तो संभावना है
कि जैसी तस्वीर सूरत में हमें देखने मिली है वैसी तस्वीर इंदौर में देखने मिल सकती है, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण अलग हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस किसी और निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दे और उसे अपना समर्थन देने के साथ में, क्योंकि अब बी फॉर्म जमा हो नहीं सकता है, इसलिए वो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा, उनको चुनाव चिन्ह अलग होगा, लेकिन इंडी गठबंधन का समर्थन उनको मिल सकता है। तो वो कौन होगा, ये इस पर भी चर्चा चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम की जो पटकथा है वो कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा लिखी गई थी और वो केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर के इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर और इस पूरी पटकथा को उन्होंने इस तरह से किया है कि अब कांग्रेस के लिए बड़ा संकट हो गया है, क्योंकि पहले जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस वैसे भी 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही थी, गठबंधन के चलते उन्होंने खजुराहो सीट छोड़ दी थी और वहां से सपा की प्रत्याशी मीरा यादव थी, लेकिन मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया, तो वहां पर भी एक दूसरे प्रत्याशी को, आरबी प्रजापति को समर्थन दिया गया था। ऐसी ही कुछ स्थिति इंदौर में देखने मिली है। इसके बाद ये तमाम कयास लगाए, क्योंकि ये तीसरे चरण का चुनाव अभी होना है, तीसरे चरण का मतदान होना है। अभी इसके बाद में मध्य प्रदेश में एक चरण का मतदान और बाकी है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में पूरे 29 सीटों पर मतदान होना है। तो इसके बाद और क्या कुछ घटनाक्रम सामने आएंगे, उन चीजों पर सबकी नजर बनी रहेगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह से कल ग्वालियर में जीतू पटवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर ईडी का दबाव बना रही है, सीबीआई से दबाव बनवा रही है, इस कारण से कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं। सियासी गलियारे में अलग अलग तरह की चर्चाएं, लेकिन यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि अमेठी में कल रोड शो हुआ था स्मृति ईरानी के पक्ष में और उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे और उन्होंने एक बात कही है कि 70 साल देश समस्याओं से जूझता रहा है, लेकिन उन तमाम समस्याओं को 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलझा दिया है। उन्होंने जिक्र किया है कई चीजों का, धारा 370 का जिक्र किया है, 3 तलाक का जिक्र किया है, राम मंदिर का जिक्र किया है और भी कई तरह का उन्होंने बताया है कि ये जो समस्याएं रही हैं देश में, 70 साल तक देश जूझता रहा है और इन समस्याओं से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भारत को निजात दिलाई है। दूसरी तरफ यदि हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से कहा है कि उन्होंने कर्नाटक में निशाना साधा था कि ये कांग्रेस की जो पहचान है, कांग्रेस की पहचान उनके पापों से हो रही है। जितने कांग्रेस ने पाप किए हैं इसलिए कांग्रेस उन पापों के कारण पहचानी जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है कि यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है, एक तरह से वसूली गैंग चला रही है और ये इतने स्वार्थी हैं कि इन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली हैं और कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि इस तरह से कांग्रेस की जो मंशा है वो तुष्टीकरण की है, साथ ही एक दल विशेष को, वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने की नीति कांग्रेस अपनाती है। दूसरी तरफ एक बयान और चर्चा में रहा है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। मधुबनी में जब उनकी सभा थी तो उन्होंने कहा है कि यदि गलती से विपक्ष की सरकार आपने बना दी, मतदाताओं से उन्होंने कहा कि यदि गलती से आपने विपक्ष के प्रत्याशियों को मत देकर के उनकी सरकार बना दी तो इनके बीच डील हुई है, ये 1-1 साल के प्रधानमंत्री रहेंगे इनके। और जिस तरह से पूर्व में देखा गया है 10 साल पहले अस्थिर सरकारें रही हैं और देश ने 10 वर्षों तक अस्थिरता का दंश झेला है। अस्थिर सरकार से देश में न विकास हो पाते हैं, न ही विकास कार्यों को गति मिल पाती है और देश की जनता पर चुनाव का अतिरिक्त खर्च आता है, अतिरिक्त बोझ होता है। क्योंकि उन्होंने जिक्र भी किया है कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं वो कुछ सरकारों ने अपना काम नहीं किया है, प्रधानमंत्री बदलते रहे हैं। तो उन्होंने मधुबनी में यही कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि यदि इनके बीच डील हुई है, और हालांकि उन्होंने जनता से पूछा है कि गलती से विपक्ष की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने पूछा कि क्या लालू यादव प्रधानमंत्री होंगे, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगी, स्टालिन का उन्होंने नाम लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इन सबसे समय बच भी गया 5 साल का तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यदि 1-1 साल के प्रधानमंत्री रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, देश ऐसे नहीं चलता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा, उन्होंने फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा सेना का और सैनिकों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता का अपमान किया है और कभी देश के सपूत जो देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं उनका सम्मान कभी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है।
बिल्कुल। दूसरी तरफ एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि एक खबर और जिस पर लगातार चर्चा रही है, विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आया है, वो कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की खबर है। क्योंकि कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर होने और भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा करने की कवायद की और ये सियासी रूप में अब घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पार्टी एमएलए और अन्य नेताओं ने इस मामले में बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ यदि देखें कि पार्टी में बढ़ते असंतोष के चलते पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी फायर फाइटिंग मिशन में जुट गए हैं। कुमारस्वामी मंगलवार को जो बने उन्हें जेडीएस कोर कमेटी की बैठक लेंगे। आज उनकी बैठक होने वाली है क्योंकि प्रज्वल के जो तथाकथित पोर्न वीडियो की बात सामने आ रही है और उसमें कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल के पक्ष में सभा करने गए थे और प्रज्वल के पक्ष में उन्होंने मतदान की अपील की थी, तो सीधा हमला जो है इसको लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस खबर को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी निशा। जी बिल्कुल, और हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट जानेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी है। ज्ञानेश जी, इस वक्त लखनऊ से क्या खबर जो प्रमुखता से आज अखबारों में प्रकाशित हुई है और लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर। निशा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए लोकसभा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जो निर्वाचन अधिकारी नए अधिकारी हैं वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 मई से 14 मई तक घर घर बांटी जाएंगी वोटर पर्ची और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मंडला आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 4 मई से 14 मई तक घर घर वोटर पर्ची बांटी जाएगी और जो मतदाता है उनको जागरूक किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटें कर सके और मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और दूसरा मैं बात करूंगा आपकी जो सीवर में राजधानी लखनऊ एक बच्चे के गिरकर मौत हो गई थी, उसको लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को पेश होंगे क्योंकि बच्चे की सीवर में गिरकर मौत हो गई थी, उसको रिपोर्ट मांगी गई थी। क्योंकि खुले में मूल के लिए नगर निगम ने क्या प्रयास किए हैं और कोर्ट ने एलडीओ और नगर निगम से ये जवाब मांगा था। 30 अप्रैल तक कोर्ट ने मांगा था, नगर निगम एनडीए से जवाब। तो इसको लेकर कहीं नगर आयुक्त जो है इंद्रजीत कोर्ट में वो पेश होंगे। वही निशा में बात करूंगा कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हो या हॉस्पिटल में लगातार मौतों के कारण जो डॉक्टर की लापरवाही आती है, उसको जच्चा बच्चा की मौत के मामले डॉक्टर समेत पर एफआईआर हुई है। लोक बंधु अस्पताल की महिला डॉक्टर निशा समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बता दूं कि मृतका के भाई कुलदीप विश्वकर्मा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर की लापरवाही से जो जच्चा बच्चा की जांच चली गई थी और 24 नवंबर 2023 को अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। मृतका के भाई ने पुलिस पर भी सांठगांठ का आरोप लगाया है। तो जो हॉस्पिटल है उन डॉक्टरों को शिकंजा कसने के लिए कहीं न कहीं देखिए कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिनके माध्यम से डॉक्टरों पर एफआईआर कर देगी। मुझे मैं बात करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है 5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे और अयोध्या रेलवे स्टेशन तथा वाल्मीकि एयरपोर्ट के लोकार्पण के समय 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया था, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारी की जा रही है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 5 मई को अयोध्या में रोड शो की तैयारी होगी, उसी को लेकर लगातार अधिकारी भी जायजा ले रहे हैं। और जिसे मैं बात करूंगी जो आईपीएस अधिकारी है वो आज 2 डीजी स्तर के पुलिस अधिकारी वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। इसमें डीजी सीबीसीआईडी आनंद कुमार जिनका रिटायरमेंट आज है और डीजी साइबर क्राइम सुभाष चंद्रा जिनका आज रिटायरमेंट है। पुलिस विभाग में 2 अधिकारी आज रिटायरमेंट होंगे, सीनियर अधिकारी। कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने दोनों अधिकारियों को यहाँ स्वयं पहुंचकर उनके सम्मान में मिठाई की और उनके अनुभव को भी साझा किया ताकि शहीद पथ बिल्डिंग है वहीं पर आज दोनों अधिकारियों को सम्मान समारोह में विदाई कार्यक्रम होगा। एक बड़ी खबर में निशा बता दूं कि उत्तर प्रदेश के यूपी के मदरसे में लाए जा रहे बिहार के बच्चे आज जो है कहीं न कहीं आजाद कराए गए। बिहार के अररिया से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद मदरसे ले जाए जा रहे 95 बच्चों को अयोध्या पुलिस ने चेकिंग के दौरान बस से मुक्त कराया।
पुलिस ने बस रोककर जब उस बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ सभी बच्चे बिहार के अररिया के रहने वाले हैं, जिनको देवबंद के मदरसे में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने प्राइवेट बस को कोतवाली नगर के देवतली के पास रोककर तलाशी शुरू की और बस चालक, क्लीनर और बस में मौजूद मौलवियों से पूछताछ की। सभी मुस्लिम बच्चों को पुलिस लाइन लाया गया और उनके आधार कार्ड चेक कराया गया। बता दूं कि बस में बच्चों को जानवर की तरह भरा गया था। यह गरीब परिवारों से थे। कुछ ऐसे भी है जिनके माता पिता नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन बच्चों में से कई आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं। यह मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। अगर बताऊं जानकारी के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों से मुस्लिम समुदाय के 95 बच्चों को बस से सहारनपुर ले जा रहे हैं। 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सक्रियता से मानव तस्करी विरोधी इकाई ने पुलिस की सहायता से इन बच्चों को रेस्क्यू किया है। और बाल आयोग की टीम ने बताया कि ज्यादातर बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। ऐसे में इन बच्चों को मदरसा क्यों भेजा जा रहा है, यह बड़ा सवाल कहीं न कहीं उठता है। बिल्कुल। राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी से बच्चों ने बताया कि बिहार के अररिया जिले के गांव कनारा निवासी सभी नूर अलग अलग मदरसों में भेजने का काम करता है। सभी नूर को बच्चे मामू कहते हैं। वह सहारनपुर के साथ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु और आजमगढ़ के मदरसे में भी बच्चों को भेजता है। इसके बदले उसे मोटी रकम मिलती है। बिल्कुल जी। जैसा बता दो कि इनकी उम्र 9 से 12 वर्ष की है और बच्चों को ले जाने वालों के पास माता पिता का सहमति पत्र भी नहीं है। बच्चों का कहना है कि उन्हें मदरसे से लेकर जा रहे हैं। कुछ बच्चे जाने वाली जगह के नाम भी नहीं बता रहे हैं। इसके कुछ अनाथ बच्चे भी हैं। पुलिस ने इनको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप सभी दर्शकों तक पहुंचाई। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर पर और चुनावी माहौल पर जुड़ी जो तमाम कविताएं थी वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई है। देश न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।